नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्थ अवेयरनेस एंड कल्चर में आप सभी सैनिक भाइयों का फिर से स्वागत। वैसे 7th CPC मिस्ट्री ऑफ 7th CPC पार्ट 5 हवलदार को क्राफ्टमैन से नीचे डाउनग्रेड रखा गया। क्राफ्ट्समैन का ग्रेड 4200, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स 4600 के ग्रेड में, लेकिन हवलदार जी को जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स नॉन गेजेटेड लेवल के सर्वोच्च पदाधिकारी सेना के बड़े रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं कि सब कुछ मैनेज हवलदार जी करता है, उनका ग्रेड उनके बराबर क्यों नहीं हुआ। वीडियो इस बात पर होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि बीच की गतिविधियां कुछ ऐसी हो जाती हैं। तो आज की बात करते हैं। कल गौरव सेना ने एसोसिएशन ने तमाम उत्तराखंड के सभी संगठनों को बुलाया और मीटिंग की। 10 तारीख की जो कल की बात है, उसमें फैसला यह लिया गया कि आने वाले इतवार को यानी कि 14 तारीख शायद को हम लोगों ने सबसे पहले वीरों को श्रद्धांजलि दी और वहां पर शहीद स्मारक पर हम श्रद्धांजलि देंगे 14 को इतवार के दिन। उसके बाद अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सैनिक कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के गवर्नर को एक बार विसर्गति विज्ञप्ति देंगे, जो हमारे साथ CIT में हुआ, आप सबको पता है, एक बार फिर से बता दूंगा। और साथ ही पोस्ट कार्ड प्रकरण को भी हम वहां से शुरुआत करेंगे। तो इस बात पर हमारी मीटिंग हो रही थी, तो वहां कुछ विशेष लोग वहां भी आए और कर्नल भंडारी साहब के कहे हुए राजदूत जिन्हें कहें, कबूतर कहें, वो कहने लगे कि पहले हमें सवेरे कमांडर साहब के पास जाना चाहिए, उनके पास सुझाव रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि FIR भी वही करेंगे, सुझाव के लिए भी हम ही जाएंगे, यानी कि हम गलत हैं वो सही हैं। हर बार हमें हमेशा दबाया जाता है, तो क्या यही एकता दिखाई जाए। तो उसके बाद जल्दी से मैसेज आती है कि ग्रुप कर्नल साहब की कॉन्फ्रेंस है कल सवेरिया कैंटीन में। कॉन्फ्रेंस में हर एक यूनिट के कम से कम 10 जवान अटेंड करें। हमने उस चीज़ का बहिष्कार किया कि सबसे पहले FIR वापस करें और कर्नल भंडारी जी ये कहें कि मैंने आपकी पेंशन बंद करने की धमकी गलत दी। बहुत पहले एक कर्नल साहब ने भी कहा था कि इनका आंदोलन को सुनना चाहिए, लेकिन उन्होंने यू टर्न लिया था कि नहीं, वो गलती बस हो गया है, तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। वो कह दी ने उनने बात और अपनी बात वापस ले ली। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम तब तक किसी भी अधिकारी के, किसी भी सरकार के, किसी भी समारोह में शामिल नहीं होंगे जहां पर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब में एकता है, कोई रोष नहीं है, कुछ विशेष चंद एक लोग ही भटके हुए हैं। सब सही है, ऊपर लेवल से ये आइडियोलॉजी गेम प्लान चल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो साहब, बैठक की बात मैंने आपको बता दी। जो कॉन्फ्रेंस में लोग गए थे उनसे क्या बात हुई, इसके कुछ अंश हैं। जैसे कि सैनिकों का आंदोलन का तरीका गलत था, कुछ विशेष चैजंदों ने वहां पर हाँ भरा, जो फौज से यहाँ तक हाँ ही भरते आए हैं। मुझे बताइए, विजुर नीति में लिखा क्या है? जो राजा की हर बात में हाँ मिलाता है, जो प्रजा का ख्याल नहीं रखता, गलत काम को रोकता नहीं है, वो उस कुटुंब का, उस शासन का सर्वनाश करता है। महाभारत आपके सामने उदाहरण है। विदुर की कभी सुनी नहीं गई, शकुनी जैसों की सुनी गई और महाभारत हुई। तो वहां पर कहा ठीक है साहब, ऐसा होना नहीं चाहिए था, वही गलत है। और फिर जो उनने पे कमीशन की विसंगतियों के बारे में एक वीडियो भी रिलीज करी। साहब मुझे बताइए कि हमेशा क्या हम ही गलत हैं? ठीक है, हम CIT में गलत थे, तो क्या आज़ादी का आंदोलन 1947 से पहले जितने हुए, 1936 में देश आज़ाद हो जाता, वहां भी जयचंद नहीं होते, तो आपको ये भी पता है। तो क्या सब गलत थे? मुझे बताइए, जितने भी आंदोलन आज तक हुए हैं अपने हकों के लिए, क्या वो सब गलत थे? क्या एक्स मैनों के सारे आंदोलन गलत हैं? क्या जनरल सतबीर साहब जब हमारे साथ थे तो क्या वो भी गलत थे? सिर्फ हम ही कैसे गलत हैं? पहले उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मेरे साइड स्क्रीन पर वो सभी मामले सहयोग देने वाले जोशीमठ सैनिक संगठन का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। उनकी तस्वीर आप लोगों तक पहुंच गई है, दोबारा मैं डालूंगा। और वो जयचंद लोगों की भी तस्वीर खास करके डालूंगा। गढ़वाल ग्रुप के हैं सुबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन साहब, नाम नहीं ले रहा हूं और यूनिट भी नहीं बता रहा हूं, आप फोटो में पहचानना, कमेंट करके बताना ये कौन है। और सेंटर में रहे हैं सुबेदार मेजर, अच्छे बुरे काम और रिटायर होने के बाद सैनिकों के लिए क्या किया गया वो भी आप जरूर बताएंगे। तो स्लाइड पर यही चला कि 2.81 और 2.57 क्या है। मैक्सिमम जिसका है उसका कम नहीं होगा,
एवरेज पर सेट किया गया। हम मैक्सिमम ही तो मान रहे हैं कि सिपाही की बेसिक 43,100 है और 33,300 से ऊपर जाता नहीं है, तो रनिंग पे बैंड का उसे विथ एसीपी मैकेनिज्म क्या फायदा हुआ, जबकि 20वें साल में 1,33,000 लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ले चुके होते हैं, जबकि मेजर साहब का टोटल 24वां इंक्रीजमेंट 1,36,000 ही है। तो हवलदार जी 24 साल बाद क्या 57,500 पे पहुंचा या 44,900 से ऊपर गया ही नहीं, अपने वेतन बैंड से 13,000 रुपये नीचे कैसे रहा? इसी में तो विसंगति है। फिर हमारी पेमेंट बनेगी कैसे? आप कहते हैं डायरेक्ट एंट्री को नहीं लेना है, जो मैक्सिमम पे है उसे नहीं लेना है, जो कोड के थ्रू स्पेशल इंक्रीजमेंट ले रहा उस पर सेट नहीं करना, तो आप सेट कहां करना चाहते हैं? तो जिस प्रकार से आज डिबेट हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, मैं कोर कमांडर साहब से आह्वान करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इसी प्रकार से एक कॉन्फ्रेंस पर वो गौरव सेनानी एसोसिएशन को बुलाए, जिसके प्रवक्ता के तौर पर मैं खुद उनसे स्वयं बात करना चाहता हूं। उन सभी विसंगतियों के बारे में गवर्नमेंट कब मानेगी, देगी नहीं देगी, वो बात की बात है। आप ये साबित करें कि जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में चलाया कि इस प्रकार से वेतन बैंड और ओआरपी दी गई वो सही था या नहीं, इस बात पर बहस हो जाए। ओआरपी फॉर्मूला जानबूझकर हमारे पर लागू गलत तरीके से किया गया नहीं, फंड बचाने के लिए और आपको देने के लिए। सेना में हमारे हक को क्या हर क्षेत्र में, आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप किसी सिविल दफ्तर में जाइए, कौन अटेंड करता है आपको? ये सब विसंगतियों का संज्ञान हम गवर्नर साहब को जरूर देंगे। और सेना में मैन पावर मटेरियल का क्या सही इस्तेमाल होता है? क्या वही सैन्य नियम 1950 अब्लिक 1957 से लेकर 1857 से लेकर आज तक, क्या आज तक लोगों की आइडियोलॉजी और देश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? क्या संविधान में कोई संशोधन नहीं होता? MIML DSR में नहीं हो सकता? साथ दें, बने रहें। और जो CID में जो मैनेजर साहब हैं, एक बार हटाए जा चुके थे, दोबारा आए हैं, मैं कहता हूं उनकी ED से जांच होनी चाहिए कि संपत्ति है कितनी और उस फंड का कहां कहां इस्तेमाल होता है। DSOI में अलग सा पार्टी कहां से होती है, ब्रॉन्ज कार्ड से कितने सेलिंग होती है, डिपो से क्या कॉन्टेक्ट है, कौन सा धन कहां जाता है, बारीकी से भारत सरकार से रिक्वेस्ट है सभी साथ दें और इन सब की जांच होनी चाहिए, इनके पास संपत्तियां कितनी हैं और बारीकी से ऑडिट होना चाहिए उस प्रॉफिट का जो हमारे लिए। हाँ, रही सैनिकों की बात, कहते हैं कि बहिष्कार कर दो सवेरिया कैंटीन का, यस कर दो, आप दूसरी जगह से लो, आप स्टेशन हेडक्वार्टर से लिखाओ भाई मुझे वहां से नहीं चाहिए, वहां कोई सुनता नहीं है। और भी तो कैंटीन है, किलमेंटोन है, IMA है और अदर्स कैंटीन है जहाँ से आपको लागू है और वहाँ की स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो 1800 लोगों के लिए खोल रहे हैं आप कैंटीन। और अभी भी बार बार यही बताया जा रहा है कि कैंटीन काउंटर अलग था, कैंटीन काउंटर अलग ना था, CID ही अलग थी, पूरा ब्रांच, पूरा एक स्टोरेज और पूरा CID ही अलग थी, अलग CID थी। मैं ये कह रहा हूं, जिसे आपने 5 दिन मेंटेनेंस के नाम पे बंद रखा, अब आप उसे काउंटर दिखा रहे हैं। आर्मी कमांडर साहब को बताएं या सुन रहे हो, मैं अलग काउंटर की बात नहीं, अलग CID 1800 ऑफिसर्स के लिए कैसे थी, जबकि कंज्यूमर कम से कम 5000 होने चाहिए। और जब इस पूरे क्षेत्र में, शायद पूरे हिंदुस्तान में, अफसर कैंटीन के नाम से कोई अलग कैंटीन शायद ना हो, यहां थी, हमने उसी का विरोध किया। जहां पर एक्समैनों के हक का सवाल होगा, जहां पर उनके अधिकारों के विपरीत काम होगा, हर क्षेत्र में सिविल में जहां पर उनको अटेंड नहीं किया जाएगा, जहां पर उनकी प्रशासनिक सेवाएं उनकी बात नहीं सुनेंगी, वहां पर हम बार उनकी मदद के लिए हर बार तैयार रहेंगे और ये प्रकरण जारी रहेगा। कुछ चंद एक जयचंदू ने आज भी उनका साथ दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसका साथ देना है। धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने केस क्यों किया अपने बाप पर? अधिकार के लिए, लेकिन बाप तो उन्हीं का था। तो मैं कौन सा किसी का अपमान कर रहा हूं? ग्रुप कर्नल साहब का, हमारे ग्रुप कर्नल हैं। विरोध जताना और अपमान करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अपमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हम भटके हुए हैं या फिर हम उचित मांग कर रहे हैं। जो कि मैंने कल भी कहा, आपने किस पे कमीशन में कहा कि जीएसओ गजेटेड है, जहां पर 5th कमीशन में SO साहब 7500 के पे बैंड में थे और नायब सूबेदार साहब 5620 था। वहीं से भी संगति इतनी बड़ी है। आप देखते हैं 6 और 7, 6 में तो है ही 7, 15, 35, मेरे को तो पैरा भी याद हो गया, जहां पर आपने कहा ये सब नॉन गजेटेड है। और सूबेदार मेजर जो है अपॉइंटमेंट होता है, तो कर्नल साहब का भी उसी तरह चयन होता बोर्ड के अनुसार आर्मी हेडक्वार्टर लेवल पर। हमारे ग्रुप कर्नल साहब यदि सुन रहे हो तो आप ही तो उसके हेड बॉस होते हैं, जहां पर सूबेदार मेजरों का चयन होता है, DPC बैठती है। आर्मी हेडक्वार्टर लेवल पर लेफ्टिनेंट कर्नल सब बन जाते हैं, कर्नल कोई कोई बनता है, तो क्या वो भी अपॉइंटमेंट रैंक होंगे?
तो ये स्टेटस गिराने का काम कहीं पर मैंने ऐसा नहीं देखा जहां पर आपने कहा हो जीसीओ का स्टेट है। 7th पे कमीशन एक लाइन अलग सा लिखता है कि 7500 से ऊपर के पे बैंड 2 के विशेष राष्ट्रीय मान्यता प्राप्तों का वेतन 4800 का ग्रेड होगा। वहां पर उन्होंने उनका डाटा और नाम दिए, जीसीओ का नाम आया कहीं पे? नॉन गई में कैसे हो गई कि 5000 से लेकर 7500 के वो सभी बैंड 42 और 46 के ग्रेड में आएंगे? ऐसा नहीं है, स्पेशल विशेष मान्यता वाले ही 4800 के ग्रेड में जाएंगे, जहां पर हम लोग जा ही नहीं सके। सुधार में तो साहब गए हैं तो अपॉइंटमेंट के नाम पर गए कि 200 उनका अपॉइंटमेंट है, तो 46 का ही ग्रेड तो माना है उनका। तो ये था। तो संगठन का हर समय अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अगला वीडियो आपके समझ 2.81 और 2.57 का स्पेशल आएगा। साहब लोगों को अभी भी गलतफहमी है, ग्रेड लेवल 18 अब है, पहले 36 थे, 5th के S1 से लेकर S36। मेरे पास समय समाप्त हो गया, बहुत लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, इसलिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हक की लड़ाई में सभी मिलकर लड़ें। और मिशन सबका एक है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की कभी क्रिटिसाइज नहीं करता जब तक कि मेरा बाय नेम कोई वीडियो नहीं बनाता। बनाइए, लेकिन काउंटर विसंगतियों के समर्थन में कि हम गलत बोल रहे हैं, ना कि मैं कैसा हूं क्या करता हूं। आइए, किताब के सामने है, 990 पेज को पढ़ के गलती निकालिए, फिर बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।